नमस्कार साथियों। भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एवं हमारे सामान्य अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। हम इस ऑडियो सीरीज में प्राचीन भारत के इतिहास को आरंभ कर रहे हैं। साथियों, इतिहास शब्द जो इति धन हौ धन आस से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है यह निश्चित था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इसी इतिहास को हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटकर अध्ययन करते हैं। हम भारत के प्राचीन इतिहास को आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों को जानेंगे, अर्थात वे कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में जानकारी हासिल करते हैं। तो इन स्रोतों को हम दो भागों में, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में बांटते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों, मूर्तिकला, चित्रकला आदि का अध्ययन करते हैं। वहीं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम इन्हें धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, और इसके पश्चात धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि को जानते हैं, और गैर ब्राह्मण ग्रंथों में जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथों को हम जानते हैं। इस प्रकार साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत हैं, जिनके माध्यम से हम प्राचीन भारत के संदर्भ में जानकारी हासिल करते हैं। अब हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य को हम सबसे पहले उसके अंतर्गत के सभी जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद जो हैं, सूत्र, पुराण, महाकाव्य, वेदांग, इन सभी को हम कुछ तथ्यों के साथ जानेंगे। देखिए, ब्राह्मण साहित्य जो है ये भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद जो हैं वे ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेदों के द्वारा जो है प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के संदर्भ में हमें जानकारी हासिल होती है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। अब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम जिन ग्रंथों को जानते हैं उन सभी को अब हम एक एक कर जो है कुछ तथ्यों के साथ जानेंगे। सबसे पहले हम ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों को जानेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, क्योंकि ब्रह्मा का अर्थ होता है यज्ञ, ब्रह्मा का अर्थ होता है यज्ञ, अथवा यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ये बात आप जान लें कि प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। साथियों, अब हम आरण्यक को जानेंगे। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया जाता है। तो ये जंगल में पढ़े जाते हैं, इसलिए इन्हें आरण्यक कहा जाता है। अब हम उपनिषद को जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उसे उपनिषद कहते हैं। साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये
इन्हीं उपनिषदों में जिनकी कुल संख्या 108 है, उनमें एक मुंडकोपनिषद से उद्धत है। अब हम वेदांग को जानेंगे। साथियों, वेदांग की संख्या 6 है, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद है। अब हम सूत्र को जानेंगे। देखें, सूत्र ग्रंथ जो हैं ये कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: स्रोत सूत्र, गुहा सूत्र और धर्म सूत्र। तो आप इसे कुछ इस प्रकार समझें। सबसे पहले कल्प है, जो कि एक वेदांग है। कल्प नामक वेदांग से सूत्र ग्रंथ निकले हैं, और जो ये कल्प है इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जो कि सूत्र के रूप में है। देखें, कल्प को 3 भागों में बांटा गया है: स्रोत सूत्र, गुहा सूत्र और धर्म सूत्र। ये जो धर्म सूत्र हैं, इन्हीं से स्मृति ग्रंथों का भी विकास हुआ है। तो इस प्रकार सबसे पहले आपने वेदांग को जाना, कल्प वेदांग। कल्प वेदांग से सूत्र ग्रंथ निकले हैं, जो 3 प्रकार के हैं: स्रोत सूत्र, गुहा सूत्र और धर्म सूत्र। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। यदि हम प्रमुख स्मृति ग्रंथों को देखें तो मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति आदि इसमें आते हैं। अब हम पुराणों को जानेंगे। साथियों, हम ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत अब हम पुराणों को जानेंगे। पुराणों जिनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा थे। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा थे। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना गया है। साथियों, यदि आप पुराणों को देखें तो पुराणों में जो है किन्हीं प्राचीन जो राजवंश हैं उनके संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे विष्णु पुराण में मौर्य वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण में आंध्र जो वंश, सातवाहन वंश तथा शुंग वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, और वायु पुराण में गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। तो पुराण इस प्रकार से हमें जो है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में जानकारी देते हैं। इसके पश्चात हम इन्हीं ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत, ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत महाकाव्य को जानेंगे। महाकाव्य के संदर्भ में वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। तो वैदिक साहित्य के बाद रामायण और महाभारत 2 बेहद महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, जिसके कारण इसे शतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। तो साथियों, महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो साथियों, अब हम गैर ब्राह्मण ग्रंथों को जानेंगे। अब तक हमने साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों को जाना था, और अब हम गैर ब्राह्मण ग्रंथों को जानेंगे, जिसमें हम जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम गैर ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पहले बौद्ध साहित्य के संदर्भ में हम जानकारी जो है हासिल करेंगे। तो बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक जो हैं ये सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हैं। इनके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो त्रिपिटक जो हैं ये 3 ग्रंथ सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक हैं। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। साथियों, जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। तो यदि आप जानें तो बौद्ध जो है ग्रंथों में जातक कथाएं हम कहते हैं, उसमें बुद्ध भगवान के पूर्व जन्मों की कथाएं
जो हैं संकलित हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो हैं पाली भाषा में हैं। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। दीपवंश और महावंश जो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हैं, इनसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो बौद्ध साहित्य जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं, महावस्तु और ललित विस्तार, इससे महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की जानकारी प्राप्त होती है। तो साथियों, हमने यह बौद्ध साहित्य को जाना जो कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में जानकारी देता है। अब हम जैन साहित्य को जानेंगे। जैन साहित्य, देखिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो भगवती सूत्र में, जो कि जैन साहित्य के अंतर्गत एक ग्रंथ है, महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से जो है ज्ञात होता है। तो कल्प सूत्र से ही जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें जो है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। तो भद्रबाहु जो एक महान जैन जो है भिक्षु हुए, तो उन्होंने ही कल्प सूत्र की रचना की और इसी से जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों को लिखा गया है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथों को जो है पाली भाषा में लिखा गया है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथों को, वैसे ही जैन ग्रंथों को प्राकृत भाषा में लिखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो जैन ग्रंथ हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन है। तो परिशिष्ट पर्वन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है जिसकी रचना हेमचंद्र ने की है। साथियों, जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। तो साथियों, यह जैन साहित्य के संदर्भ में हमने जाना। अब प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में कुछ लौकिक साहित्य भी हैं। कुछ लौकिक साहित्य हैं। ये कौन होते हैं और लौकिक साहित्य किन्हें कहा जाता है, यह सब हम जानेंगे। और ये किस प्रकार से भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत हैं, यह भी आप इन कुछ तथ्यों के साथ जान जाएंगे। तो लौकिक साहित्य से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को इसके अंतर्गत रखा गया है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र नाम सुनकर आप इसे अर्थव्यवस्था से संबंधित ग्रंथ मानेंगे, किंतु ऐसा नहीं है। यह भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। तो यह राजनीति के संदर्भ में व्याख्या करता है। अर्थशास्त्र जो है मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। ये मौर्यकाल के जो हैं एक महान विद्वान कौटिल्य चाणक्य के द्वारा जो है लिखा गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें लौकिक साहित्य में, तो विशाखादत्त द्वारा मुद्रा राक्षस, सोमदेव द्वारा सरित सागर, क्षेमेंद्र द्वारा व्रत कथा मंजरी महत्वपूर्ण स्रोत हैं प्राचीन भारत से संबंधित। तो साथियों, यह हमने लौकिक साहित्य को भी जाना। अब हम विदेशी यात्रियों का विवरण जानेंगे कि विदेशी यात्रियों के द्वारा भी भारत के संदर्भ में जो कुछ विवरण किया गया, उसके द्वारा भी हमें भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में जानकारी हासिल होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम यूनानी रोमन लेखकों के संदर्भ में जानेंगे कि ये भारत के संदर्भ में क्या कुछ जानकारी देते हैं। और क्योंकि ये भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में जानकारी हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो हम इसका भी अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो कि हेरोडोट्स की पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन
निरियाकस, आनेसिक्रेटस एवं आस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। और सिकंदर क्योंकि भारत आया था, सिकंदर जिसने कि भारत पर भी आक्रमण किया था, क्योंकि सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 जो हैं राजदूत जो हैं, मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनिसियस उल्लेखनीय हैं, जिनके भारत के संदर्भ में जिनका विवरण है। यहाँ सबसे पहले सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया। तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके अलावा डाइमेकस जो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, सीरियन नरेश का राजदूत था डाइमेकस, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो बिंदुसार के राज दरबार में आया था डाइमेकस। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है और अशोक का पिता है। इसके अलावा मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का जो राजदूत था डायोनिसियस, जो अशोक के दरबार में आया था। तो इस प्रकार से मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने इंडिका नामक अपनी एक पुस्तक लिखी। इसके अलावा डाइमेकस जो कि सीरियन नरेश का राजदूत था, वह बिंदुसार के राज दरबार में आया और डायोनिसियस जो कि मिस्र नरेश का राजदूत था, अशोक के दरबार में आया। साथियों, टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तक बेहद प्रसिद्ध है। और जो है प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री प्रथम शताब्दी में लिखी गई है। ये दुनिया के इतिहास और उसके भूगोल को जानने के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। तो नेचुरल हिस्ट्री जो प्लिनी ने लिखी है, इसमें भारतीय पशुओं, खनिज पदार्थों, पेड़ पौधों जो है नेचुरल हिस्ट्री के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। साथियों, इसके अलावा एक और पुस्तक जो विदेशी यात्री के द्वारा लिखी गई है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये जो पुस्तक है, इसके लेखक की तो जानकारी नहीं है, किंतु जो है पहली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर ये लेखक आया था। पहली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी अपने इस ग्रंथ में दी है, जिस ग्रंथ का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो ये हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने इसमें भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के संदर्भ में जानकारी दी है। साथियों, विदेशी यात्रियों के विवरण में हम अब चीनी लेखकों को जानेंगे। चीनी लेखकों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जहां 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर, जो कि गुप्त साम्राज्य का एक जो है महान सम्राट था, भारत जो है एक चीनी लेखक आया जो फाहियान था। तो 5वीं सदी में फाहियान भारत आया, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया और उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। इसके अलावा वैनसांग जो कि यात्रियों का राजकुमार जिसे कहा जाता है, 7वीं सदी में ये हर्ष के शासनकाल में भारत आया था और वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो वैनसांग जो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वह जो है हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और 16 वर्षों तक भारत में रहा। वैनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत जो है, उसकी पुस्तक सी यू की नामक उसकी पुस्तक में प्राप्त होता है। साथियों, वैनसांग के अलावा इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इत्सिंग जो कि एक और चीनी यात्री था, वह भी 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में अपने ग्रंथ में लिखा है।
इसके अलावा साथियों, मा त्वान लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाओ जू कुआ ने चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। तो ये भी चीनी यात्री हैं जो हैं मा त्वान लिन। उसने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाओ जू कुआ ने चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा एक और चीनी यात्री सुंग युन 518 में भारत आया था। तो चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया था। तो इस प्रकार हमने जो है महत्वपूर्ण चीनी यात्रियों के संदर्भ में जाना। फाइयान, वेनसांग, हमने जो है मा त्वान लिन, चाओ जू कुआ और सुंग युन के संदर्भ में हमने जाना। साथियों, अब हम चीनी यात्रियों के बाद अरबी लेखकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने कि भारत के संदर्भ में लिखा। तो अरबी लेखकों में अल बरूनी जो 11वीं सदी में जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी एक लेखक भारत आया था। उसने तहकीक हिंद अथवा किताब उल हिंद के नाम से हम जिसे जानते हैं, यह ग्रंथ लिखा था, जिसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का वर्णन जो है मिलता है। तो अल बरूनी की पुस्तक तहकीक हिंद किताब उल हिंद में एक विस्तृत विवरण मिलता है राजपूत कालीन समाज का। साथियों, अल बरूनी जो था ये ज्योतिषी, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरब यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। तो सुलेमान जो कि 9वीं सदी में जो है भारत आया, अरबी यात्री था, उसने पाल एवं प्रतिहार शासकों के संदर्भ में उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी, तो बगदाद से भारत की यात्रा पर आया था अल मसूदी, उसने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। तो इस प्रकार से ये अरबी लेखक हुए जिनके संदर्भ में हमने जाना। अल बरूनी हमने जाना, सुलेमान को हमने जाना और अल मसूदी जो बगदाद से भारत की यात्रा पर आया था हमने जाना। साथियों, अब कुछ अन्य विदेशी लेखक हैं जिनके संदर्भ में हमें जानना चाहिए, जैसे इब्नु बतूता है। इब्नु बतूता जो है अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। इब्नु बतूता जिसने अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा उसे अरबी भाषा में लिखा और इस ग्रंथ को रेहला नाम से जाना जाता है। तो रेहला नामक ग्रंथ जो है इब्नु बतूता का है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो रेहला नामक ग्रंथ जो इब्नु बतूता का है, ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को जानने का। इसके अलावा एक तिब्बती लेखक तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे और इन्होंने जो है कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखे। तो कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ जो लिखे तारानाथ ने लिखे, जो तिब्बती लेखक थे। इसके अलावा मार्को पोलो जो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। तो ये भी आप ध्यान रखें, मार्को पोलो जो कि 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। तो साथियों, ये अन्य कुछ विदेशी लेखक जिसमें हमने इब्नु बतूता को जाना, हमने जो है तारानाथ को जाना और मार्को पोलो को जाना। साथियों, यह तो हमने जाना जो है प्राचीन भारत को जानने के स्रोतों के अंतर्गत हमने यह विदेशी यात्रियों का विवरण जाना। विदेशी यात्रियों के विवरण में हमें प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में जानकारी मिलती है। उससे पहले हमने ब्राह्मण ग्रंथों को जाना, जिसमें हमने वेद, पुराण, आरण्यक हमने जाने, हमने उपनिषदों को जाना। तो और उसके साथ ही हमने गैर ब्राह्मण ग्रंथों को जाना, जिसमें हमने जैन और बौद्ध जो है साहित्य को जाना, लौकिक साहित्य को जाना। इसके पश्चात हमने विदेशी यात्रियों के विवरण में भी जो कुछ हमें भारतीय जो है इतिहास के संदर्भ में, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में जानकारी मिलती है, उन ग्रंथों के संदर्भ में कुछ जानकारी हमने हासिल की। अब हम उसी में, क्योंकि भारतीय जो है प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत में हम पुरातात्विक स्रोतों को भी जोड़ते हैं। हमने एक ओर साहित्यिक स्रोतों को रखा है और दूसरे ओर पुरातात्विक स्रोतों को रखा है।
तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जहाँ हम अभिलेख जो है सिक्के, हम स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला इत्यादि को जानते हैं, तो पुरातात्विक स्रोतों को भी एक बार हम अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियाँ जो हैं ये बेहद प्रामाणिक हैं। सर्वाधिक प्रामाणिक यही हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त होती हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः हम अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ तथा चित्रकला इत्यादि को हम जो है इसके अंतर्गत रखते हैं। साथियों, इसमें जो है हम सबसे पहले अभिलेख को जानेंगे। तो अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन जो अभिलेख है वो मध्य एशिया माइनर के जो है बोगाज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का मिला है। 1400 ईसा पूर्व का हमें जो है मध्य एशिया माइनर से जो है बोगाज कोई नामक एक स्थान पर हमें एक सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिला है। तो बोगाज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य जिन्हें अश्विन के नाम से भी जाना जाता है, वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है। तो इसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। ये बोगाज कोई का जो अभिलेख है मध्य एशिया माइनर के बोगाज कोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है। तो साथियों, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो अशोक के अभिलेख हैं, जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो अशोक के अभिलेख भारत में जो पाए जाते हैं, सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। मास्की, गुर्जरा, निट्टर एवं उडे गोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के नाम का स्पष्ट जिनमें जो है उल्लेख मिलता है। मास्की का अभिलेख, गुर्जरा, निट्टूर और उडे गोलम का जो अभिलेख है, इसमें अशोक के नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अशोक के अभिलेख जो है मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखे गए हैं। तो ये ब्राह्मी में भी लिखे गए हैं, खरोष्टी में भी लिखे गए हैं, यूनानी और जो है अरामेइक लिपियों में ये लिखे गए हैं। साथियों, यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर, यह आप ध्यान रखें, बेसनगर जिसे विदिशा जो मध्य प्रदेश में है, बेसनगर या इसे विदिशा जो है स्तंभ कहते हैं। तो बेसनगर में ये है, जिसे विदिशा भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में है। यहाँ से प्राप्त जो हेलियोडोरस का जो यवन राजदूत था, गरुड़ स्तंभ है, उस गरुड़ स्तंभ लेख से 2य शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये जो है यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, जो मध्य प्रदेश में है, और बेसनगर को विदिशा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ इस जो है बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से हमें जो है 2य शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो है भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिलता है। साथियों, 100 गोरा स्तंभ लेख से सर्वप्रथम दुर्भिक्ष या अकाल जिसे हम कहते हैं जानकारी इसकी मिलती है। 100 गोरा स्तंभ लेख से। तो अकाल की जानकारी सबसे पहले किस अभिलेख से प्राप्त होती है? 100 गोरा स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। साथियों, इसके अलावा रेशम बुनकर की श्रेणियां होती थी। तो रेशम बुनकरों की जो श्रेणियां हैं, इसके संदर्भ में जो जानकारी मिलती है सबसे पहले यह मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणियों के संदर्भ में जो है जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा साथियों, सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो जो अशोक के अभिलेख हैं, इनमें लिखी गई भाषा जो ब्राह्मी लिपि में है, इसका सबसे पहले अध्ययन जेम्स प्रिंसेप ने किया था 1837 में। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है साथियों, इस अध्ययन को जो है एपिग्राफी कहा जाता है। तो अभिलेखों को जो अध्ययन किया जाता है, इसे एपिग्राफी कहा जाता है। सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है, ये 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा के जो है सबसे पहला साक्ष्य अभिलेख में ये प्राप्त होता है। तो साथियों, इस प्रकार आप कुछ अभिलेखों को भी जान सकते हैं,
जिन अभिलेखों को आपको याद रखना चाहिए, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल का है, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो है ये रुद्रदामन का है, नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलसरी का है, प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त का है, मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन का है, ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशन द्वितीय का है, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है, भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख जो हैं ये स्कंदगुप्त के हैं, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, आपको याद रखने चाहिए। साथियों, ये हमने अभिलेखों को जाना। अब हम सिक्कों को जानते हैं कि कुछ सिक्के जो हमारे प्राचीन भारत के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हैं और उसकी जानकारी देते हैं। तो देखिए, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। प्राचीन काल में सिक्के जो हैं तांबे, चांदी, सोना और सीसा धातु के होते थे। तो भारत के प्राचीनतम जो सिक्के हैं वे आहत सिक्के कहलाते हैं, उन्हें आहत कहा जाता है। तो भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें आहत कहा जाता है, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। तो जो है आहत सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं जो 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। साथियों, इन्हें जो है आहत सिक्के कहा जाता है, क्योंकि देखिए इनमें ठप्पा मारकर ये बनाए जाते थे। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। तो सातवाहनों ने शीशे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। तो सर्वप्रथम जो लेख वाले स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं वे हिंद यूनानियों के थे, इंडो ग्रीक जिन्हें आप कहते हैं। तो सोने के जो सिक्के हैं, लेख वाले सोने के सिक्के, वो हिंद यूनानियों के थे जिन्हें इंडो ग्रीक आप कहते हैं। तो ये सिक्कों के संदर्भ में कुछ जानकारी हमने हासिल की। साथियों, अब हम जो है इसी पुरातात्विक स्रोत में अंतिम जो है कड़ी में मूर्तियों, स्मारक एवं भवन तथा चित्रकला को जानेंगे। देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें, ये भी महत्वपूर्ण रूप से जो है कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं जो कि प्राचीन इतिहास के संदर्भ में जानकारी देते हैं। इसमें जैसे भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्तिकला में जन साधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। तो कुछ जो है मूर्तिकलाएं हैं, जैसे भरहुत की, बोधगया की, अमरावती की जो मूर्तिकलाएं हैं, इसमें तत्कालीन जन साधारण के जो जीवन रहा उसका सजीव चित्रण देखने को मिलता है। साथियों, महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो साथियों, ये कुछ मूर्तियाँ, स्मारक, भवन और चित्रकला के संदर्भ में भी हमने देखा, जाना।